What's up guys? I hope you're having a good time. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर ओवरव्यू का सेकंड वीडियो. इन केस अगर तुमने फर्स्ट वीडियो जीएसटी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो भी तुम्हें मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मैं मेरे नोट्स में से करा रहा हूँ. अगर तुम कोई और ऑथर के नोट्स रेफर कर रहे हो तो इन एनी केस तुम उसमें से भी एक बार देख सकते हो. कंटेंट सबके सारे सेम ही होंगे. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो तुमको आना ज़रूरी है. तो पहले अपन वो बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं उसमें क्या क्या है. सबसे पहले तो है टैक्सेबल इवेंट. जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई. ठीक है. जब भी सप्लाई होगी तभी ही टैक्स लगेगा. अब सप्लाई क्या होती है ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में. नेक्स्ट आता है इसके अंदर गुड्स. भैया गुड्स का डेफिनेशन देख लेना. इंटर लेवल पे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं. गुड्स हो गया, बिजनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, ये सारे. अब गुड्स में एक चीज़ ध्यान रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़. मतलब जो मनी एंड सिक्योरिटीज़ है ना वो तुम्हारी इट इज़ नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज और दस मनी एंड सिक्योरिटीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा. याद रखना मनी और सिक्योरिटीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा. अब सिक्योरिटीज़ क्या होती है वो नीचे दिया हुआ है, एक बार देख लेना. बिजनेस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर ABCDEFGHI तक के पॉइंट्स है. देख नॉर्मल केस में बिजनेस क्या होता है, जो ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, सर्विस, ये सारी बिजनेस होती है. ठीक है. फॉर कंसिडरेशन. सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोला है, ऊपर जो दिया है ना ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, इससे रिलेटेड अगर कोई एंसिलरी सर्विस है तो वो भी बिजनेस में आ जाएगी. थर्ड पॉइंट ये बोला है जो ए और बी में सर्विसेज हो रही है या ए और बी में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे बिजनेस रिलेटेड, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी मैटर नहीं करता. नेक्स्ट कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू कमेंसमेंट और क्लोजर. बिजनेस चालू करने के टाइम पे अगर मैंने कोई कैपिटल एसेट परचेज किया है तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा. बिजनेस बंद करने के टाइम पे अगर कोई कैपिटल एसेट मैं बेच रहा हूँ तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में आ जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, कोई भी क्लब हो गई, अगर वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देती है तो वो सर्विसेज भी बिजनेस में आ जाती है. उसके बाद आता है कंसिडरेशन ऑफ एनी प्रीमाइसेस. अगर कोई प्रीमाइसेस में एंट्री लेने के लिए मैं कोई कंसिडरेशन दे रहा हूँ तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड होता है. ठीक है. रेस क्लब का कोई टोटलाइजर है या बुक की है. महालक्ष्मी रेस कोर्स हो गया जहाँ पे हॉर्स रेसिंग होती है, अगर तुम्हें पता हो तो वहाँ का जो बुक कीपर है या जो टोटलाइजर है जो बुक मेंटेन करता है वो जो सर्विसेज दे रहा है वो सर्विसेज पे बिजनेस में आ जाती है. एंड लास्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी. ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. ये जो पॉइंट है ना ये तुम्हारा बिजनेस है लेकिन ये सप्लाई नहीं है. ये सप्लाई नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. ये अपन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई शेड्यूल 3 में चेक करेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है देख लेना. फैमिली क्या होती है देख लेना. गवर्नमेंट क्या होता है एक बार ऊपर से देख लेना. कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल पे एग्जाम में आ सकता है. देख कंसिडरेशन क्या बोलता है. कंसिडरेशन मतलब इन बेसिक टर्म्स पैसा. ठीक है, लेकिन तुम एग्जाम में ये लिख नहीं सकते. कंसिडरेशन मतलब इट इज़ मनी और अदरवाइज मतलब इन काइंड, कैश या काइंड हो जाता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट बोला है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस. अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए पैसे देता हूँ तो वो पैसे भी कंसिडरेशन में काउंट होंगे. थर्ड, इट डज नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सब्सिडी है ना ये अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखेंगे. गवर्नमेंट सब्सिडी इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्यों एक्सक्लूड हो रहा है? बिकॉज वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आता. अगर गवर्नमेंट अपने को कोई सब्सिडी देती है तो वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में नहीं आता. उस सब्सिडी पे जीएसटी भी नहीं लगेगा, देयरफॉर वो वैल्यू में से भी माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई. अगर कोई सप्लाई है जिसके लिए मैंने कोई एडवांस में डिपॉजिट रखा है, अगर वो डिपॉजिट रिफंडेबल है तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा. लेकिन अगर वो डिपॉजिट मैंने टूवर्ड्स कंसिडरेशन अगर यूज़ किया है ना तो उसको मैं कंसिडरेशन के डेफिनेशन में ले लूँगा. अगर मैंने वो रिफंड को एज अ पेमेंट यूज़ किया है ना तो मैं उसको कंसिडरेशन में ले लूँगा. अदरवाइज अगर वो रिफंडेबल है तो कंसिडरेशन में नहीं आएगा. ठीक है. एक्शनेबल क्लेम एक बार देख लेना क्या होता है. मनी क्या होता है एक बार देख लेना. सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स. जो गुड्स में नहीं आता वो सब सर्विसेज में आएगा, बट एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज. अपन ने गुड्स के डेफिनेशन में भी देखा था, यहाँ पर भी देख लेते. मनी एंड सिक्योरिटीज अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. मनी एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगता. क्यों? क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आता. लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर कोई एक्टिविटी हो रही है ना, एक्टिविटी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन, अगर पैसों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी के लिए अगर मैं सेपरेटली कोई पैसे दे रहा हूँ ना इन फॉर्म ऑफ फीस, ठीक है, तो उस फीस पे जीएसटी लग जाएगा. बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर डिनोमिनेशन करेंसी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, तो ये कंसिडरेशन पे जीएसटी लग जाएगा. देख
मैंने तुझे 100 रुपये दिए तो वो 100 रुपये इज़ बेसिकली अ ट्रांजेक्शन इन मनी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। हावेवर अगर मैं तुझे 100 रुपये में से 10 रुपये मेरा कमीशन काट के 90 रुपये देता हूँ, तो वो 10 रुपये जो है ना, दैट इज़ फीस चार्ज, दैट इज़ फीस सेपरेटली चार्ज, तो वो 10 रुपये पे जीएसटी लग जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख, पर्सन क्या होता है एक बार देख लेना, रिलेटेड पार्टी एक बार देख लेना डेफिनेशन में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन देख दोनों मोस्टली सेम होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में माइन्यूट डिफरेंस है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ना, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, टेम्परेरी पर्पस के लिए वो दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेता है, ठीक है, वो इंडियन रेसिडेंट होता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या है, वो एक दूसरी कंट्री से इंडिया में आता है और इंडिया में ट्रेड करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेता है, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ये तुम्हारा सीटीपी और एनआरटीपी रिलेटेड है, तो एक बार देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ HSN, अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन में, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। लाइकवाइज एक नया स्कीम भी आया है सर्विसेज का, जो सर्विसेज क्लासीफाई करेगा, ठीक है। अभी इधर देख, जीएसटी रेट्स एक बार देख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। जीएसटी रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड, 4 जीएसटी रेट्स है, 2.5%, 6%, 9% एंड 14%। ये जो भी रेट्स दिए ना, ये सारी की सारी CGST रेट्स है। मतलब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द सेम स्टेट सप्लाई हो रहा है ना, तो जहाँ CGST 2.5 है वहाँ साइमल्टेनियसली SGST 2.5% भी लगेगा। अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो वो सारी की सारी नीचे तुम देखो रेट्स डबल हो गई है, 2.5% का 5%, 6% का 12%, 9% का 18% एंड 14% का 28%, ठीक है। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है इन ईदर ऑफ द केसेस, तो तुमको 18% GST लगाना है स्ट्रेट अवे, ठीक है। अब इधर देख, जो तुम्हारी गैम्बलिंग सर्विसेज है, एडमिशन, एंट्री टू अम्यूजमेंट वगैरह, स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे IPL वगैरह हो गया, तो ये सारे है ना हाईएस्ट टैक्स रेट अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ अगर इंट्रा स्टेट है तो 14%, अगर इंटर स्टेट है तो 28% लग जाता है, ठीक है। कुछ लोवेस्ट GST रेट्स भी आ जाते हैं, तो लोवेस्ट रेट तुम्हारा 2.5% है। अभी उसमें क्या आता है, जो तुम्हारी बेसिक नीड्स वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी तुम्हारी 5% वाले टैक्स रेट में कवर होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रख लेना। सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक हेडिंग्स आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। जनरल टैक्स रेट है GST का, जो अगर तुम्हें नहीं पता तो इन एनी केस तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में GST रेट स्पेसिफाई किया रहेगा। अगर नहीं किया है तो तुम्हें 18% GST लगाना है, अज्यूमिंग इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। ये देख, ये जो है ना GST इन रियल एस्टेट सेक्टर, ये अमेंडमेंट आया है एट इंटर लेवल एज वेल एज एट फाइनल लेवल, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। देखा अमेंडमेंट क्या बोलता है। अमेंडमेंट बोलता है GST रेट में अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट है जो प्रमोटर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, प्रमोटर इफेक्टिव रेट ऑफ GST ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स बाय प्रमोटर अगर कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा है तो उस पे GST रेट कितना लगेगा, तो दैट इज 1% विदाउट ITC इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस, 1% without ITC in case of affordable houses and 5% without ITC in case of other houses, other than affordable houses। मतलब तुम्हारा ऑल हाउसेज आ गया, कमर्शियल अपार्टमेंट्स आ गया, रियल एस्टेट अपना ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी आ जाता है, जिसका नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल कार्य कमर्शियल्स है। मतलब क्या कि अगर कोई कमर्शियल अपार्टमेंट्स है, ठीक है, तो उसमें 85% रेसिडेंशियल होना चाहिए और 15% कमर्शियल होना चाहिए, तो ही ये एप्लीकेबल होगा, ये GST रेट्स एप्लीकेबल होगी। इन एनी केस तुमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर आ गया और अगर प्रमोटर कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा है तो उस पर GST कितना लगेगा, 1% विदाउट ITC एंड 5% विदाउट ITC। अगर मैं ITC ले रहा हूँ तो वो 18% स्लैब में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब ITC इज नॉट अवेल्ड एंड सेकेंड 80% ऑफ द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड। मतलब मैं ये जो नया प्रोजेक्ट है वो नए प्रोजेक्ट में जो भी इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है, उस टोटल इनपुट्स या इनपुट सर्विस का 80% आई शुड हैव परचेस्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। इधर देख, 80% ऑफ द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल मोटर वगैरह जो भी हो गया ना, और FSI, इट शुड बी परचेस्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब क्या कि 20% of the total inputs and input services used in the new project can be purchased from an unregistered supplier। 80% मेरा एटलीस्ट रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा हुआ होना चाहिए।
इधर हाउएवर इफ द वैल्यू इज लेस देन 80% द प्रमोटर हैज़ टू पे जीएसटी ऑन द आरसीएम बेसिस। अगर 80% की जगह पे 70% मैंने यूज़ किया है तो जो 10% एक्सेस यूज़ किया ना, उस 10% पे जो भी जीएसटी बनेगा वो प्रमोटर को अंडर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई सीमेंट खरीदा है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन तो उस सीमेंट पे भी प्रमोटर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसका रेट है 28%। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सीमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम बेसिस प्रमोटर शाल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 28%। मोर ओवर जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स पे जो नॉर्मल जीएसटी लग रहा है एप्लीकेबल रेट्स वही रेट लगेगा। अभी देख, इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल से तुमको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर्स का कैसा होता है, इनपुट्स है 10 लैक्स, ठीक है, 8 लैक्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, इनपुट सर्विस है 15 लैक्स, 5 लैक्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो मैंने टोटल इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज कितना यूज़ किया है, 10 + 15 25 लैक्स। अब प्रोविजन क्या बोलता है कि 1% 5% टैक्स रेट लगेगा। कब लगेगा, जब मैंने ये जो इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज यूज़ की है उस पर आईटीसी नहीं लिया है, एंड सेकंड उसका 80% मैंने रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया है। तो सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे, टोटल इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस कितना है, 10 + 15 25 लैक्स। अब 25 लैक्स का 80% कितना होता है, 20 लैक्स। ठीक है, तो मैंने रजिस्टर्ड सप्लायर से एटलीस्ट 20 लैक्स या उससे ज़्यादा का इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज लेना चाहिए। मैंने अपने केस में कितना लिया है, 8 लैक्स + 5 13 लैक्स ही लिया है। अभी देख, 1% इफ 20 lakhs or more of inputs and input services are purchased from the registered supplier. In our case, 13 lakhs is purchased from registered supplier and balance is purchased from unregistered supplier. Thus, जो भी तुम्हारा शॉर्टफॉल है, ठीक है, 80% तक का जो भी तुम्हारा शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल पे प्रमोटर टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 28% अंडर रिवर्स चार्ज, एट द रेट ऑफ 18% अंडर रिवर्स चार्ज। अभी अपना शॉर्टफॉल कितना है, 20 लैक्स होना चाहिए था, लेकिन 13 लैक्स ही है। 7 लैक्स का जो भी शॉर्टफॉल है ना, वो शॉर्टफॉल पे ये प्रमोटर जो भी है वो अपना रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 18%। समझ में आ गया? इसका एक बार इसको देख लेना ध्यान से, वीडियो को पॉज करके एक बार ये देख लेना, तुम्हारा ऊपर का प्रोविजन भी क्लियर हो जाएगा। चल, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन 7। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में देख क्या क्या है। सेक्शन 7 अपने पास है शेड्यूल 1 बेसिक सप्लाई का डेफिनेशन, उसके बाद है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स, अभी सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले तुम्हारा बेसिक सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जिसके ऊपर तुम कंसिडरेशन देते हो, और प्लस वो बिजनेस रिलेटेड होता है। इसके अलावा जो तुम सर्विसेज इंपोर्ट करते हो ना, बी इट फॉर योर पर्सनल पर्पज़ और फॉर योर बिजनेस पर्पज़, अगर तुमने कंसिडरेशन पे किया है तो वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस भी तुम्हारा सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात नहीं की है, क्यों? क्योंकि गुड्स अपना कस्टम्स में डील होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 मतलब डीम्ड सप्लाई है, तुम्हारा 4 एक्टिविटी ऐसा है जो शेड्यूल 1 में कवर होता है। उन चारों में से अगर कोई एक्टिविटी की है तुमने, तो भले ही पैसे नहीं दिए, कंसिडरेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो सप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अभी देख शेड्यूल 1 क्या बोलता है। शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई के अंदर 4 है। सबसे पहला है बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट बोलता है अगर कोई भी बिजनेस का एसेट है जो तुमने परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज किया, जिस एसेट को खरीदने के टाइम पे तुमने आईटीसी दिया था, तो जो तुमने परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज किया है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन। एक चीज़ याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन दिखता है तो इट इज़ ऑलवेज अंडर बिजनेस। बिजनेस तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट मोर देन 50,000 बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज़्यादा का कोई गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट भी सप्लाई में आ जाएगा। 50,000 या उससे कम का कोई गिफ्ट है तो वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में अगर कोई सप्लाई हो रही है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। और लास्ट है तुम्हारा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस 2 में आता है, एक तो सप्लाई के डेफिनेशन में और दूसरा शेड्यूल 1 में। अगर सप्लाई के डेफिनेशन में आ रहा है तो पर्सनल पर्पस है या बिजनेस पर्पस है, दोनों भी सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। कंसिडरेशन होना जरूरी है। शेड्यूल 1 में आता है तो कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो चलेगा। बिना कंसिडरेशन के तुम किससे लेते हो सप्लाई? अपने रिश्तेदार से, दैट इज रिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अंडर शेड्यूल 1 इंपोर्टेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया। समझ में आ गया? अभी इधर देख, ये एक लिस्ट है, इसको ध्यान से देखना। ये क्या बोलता है देख,
टैक्सेबल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये मैंने एक बना के रखा हुआ है। अगर हो सके तो इसको कॉपी कर लेना, ये एग्जाम में लास्ट डे पे तुमको काम आ जाएगा। देख, सबसे पहले टैक्सेबल क्या होगा, बिजनेस रिलेटेड है प्लस कंसिडरेशन है, सप्लाई के डेफिनेशन में आ गया, इंक्लूडिंग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सेकंड, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पर्सनल प्लस कंसिडरेशन, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बिजनेस प्लस नो कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 की जो भी सप्लाई है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ओपीएम, इंडियम, हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स, ये भी टैक्सेबल होता है। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इसके ऊपर एक्साइज भी लगेगा, इसके मैन्युफैक्चरिंग पे और सेल पे जीएसटी लग जाएगा। एक्शनेबल क्लेम है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास, थिंग्स अटैच टू ग्रोइंग फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कन्वर्जन, ये अपन ने अभी जस्ट देखा था डेफिनेशन में, तो इस पे भी जीएसटी लग जाता है। जीएसटी किस किस पे नहीं लगेगा, तो शेड्यूल 3 एक्टिविटीज़ है जो अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगता। एक्सपोर्ट्स हो गया, नील रेटेड हो गया, मेगा एग्जामिशन हो गया, आरसीएम सील्स हो गया, इस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, एक्टिविटी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये बिजनेस तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। ठीक है, मनी सिक्योरिटीज, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख, शेड्यूल 2 क्या बोलता है। चल, शेड्यूल 2 सबसे पहला बोलता है, शेड्यूल 2 बेसिकली बोलता है कि अगर ये सप्लाई के डेफिनेशन दैट इज सेक्शन 7(1) के हिसाब से या फिर शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई है, तो शेड्यूल 2 बताएगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में 7 पॉइंट्स है। सबसे पहला ट्रांसफर, किस चीज़ का, या तो टाइटल का या फिर राइट्स का। अगर मैं टाइटल का ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर मैं राइट्स का ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, मैंने टाइटल ट्रांसफर कर दिया लेकिन मैंने एक्चुअली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया, वो मैं इन नियर फ्यूचर ही ट्रांसफर करूंगा, तो भी इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड है लैंड एंड बिल्डिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट इट्स सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, देयरफॉर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है। ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस जॉब वर्क है, सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला, अगर मैं परमानेंटली ट्रांसफर करता हूँ, देख एक क्रक्स से ये याद रखना, कोई भी चीज़ अगर परमानेंटली ट्रांसफर, सेल या डिस्पोज होती है तो वो गुड्स में आ जाता है। अगर टेम्पररी या फिर यूज दिखता है या फिर राइट्स वर्ड दिखता है तुमको, तो वो सर्विसेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है परमानेंटली सेल, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज। तो even if it is done without consideration, it will still be treated as supply. Since it is permanently sell, transferred or disposed, it is treated as supply of goods. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट बोलता है कि मैंने उसको बेचा नहीं है, बट आई हैव यूज्ड इट फॉर माई प्राइवेट यूज, या फिर मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया उसके प्राइवेट यूज के लिए। बिजनेस एसेट पुट टू यूज फॉर माई ओन प्राइवेट यूज और गिवन टू एनी थर्ड पार्टी फॉर देयर प्राइवेट यूज, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि यूज वर्ड आ गया वहाँ पे। नेक्स्ट, एज अ गोइंग कंसर्न, अगर मैं मेरा बिजनेस ट्रांसफर करता हूँ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं मेरा बिजनेस इन नॉर्मल ड्यू कोर्स ट्रांसफर करता हूँ तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न या फिर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। अभी देखिए वाला पार्ट क्या बोलता है कि मेरा बिजनेस था, मैंने बिजनेस परमानेंटली बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो मेरे जितने भी बिजनेस एसेट है इट विल बी डीम्ड कि मैंने सारे के सारे इन ड्यू कोर्स ट्रांसफर कर दिए, दस उस पर जीएसटी लग जाएगा। हावेवर अगर मैं किसी दूसरे बंदे को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करता हूँ तो जीएसटी नहीं लगेगा। मैं मर गया या मुझे कुछ हो गया और मेरा कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अगर मेरा बिजनेस कैरी कर रहा है तो भी उन बिजनेस एसेट पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है तुम्हारा ऑलवेज सर्विसेज, मतलब इसके अंदर जो भी लिस्ट दिया ना, दिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर मैं रेंटिंग करता हूँ तो भी वो सर्विस में आता है, कंस्ट्रक्शन करूंगा तो भी वो सर्विस में आएगा, लीजिंग वगैरह जो भी है सब सर्विसेज में आएगा। ऊपर ही अपन ने देख लिया था, एनीथिंग इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इट्स सेल विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तुम्हारा पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ये सब में अगर मैं डील कर रहा हूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, अपग्रेडिंग, कोडिंग जो भी है ये सब सर्विसेज में आता है। एक्ट मतलब क्या, अगर मैं किसी बंदे को कोई पैसे दे रहा हूँ टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, तो वो बंदा क्या कर रहा है, मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड लास्ट राइट्स, अपन ने ऊपर ही फर्स्ट पॉइंट पे देखा था, अगर मैं ट्रांसफर ऑफ राइट्स दे रहा हूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा, अगर मैं टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूँ तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई के अंदर 2 पार्ट है। सबसे पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, सेकंड रेस्टोरेंट सर्विस ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, और लास्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर्स। ठीक है,
टेनेंसी राइट ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। टेनेंसी राइट्स मतलब पगड़ी सिस्टम, पगड़ी सिस्टम के अंडर टेनेंसी राइट्स चलता था। अगर उस पर मैंने कोई टेनेंसी प्रीमियम दिया है तो ये जो कंसिडरेशन दैट इज टेनेंसी प्रीमियम, ठीक है, इट इज़ कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड दस लायबल टू जीएसटी। टेनेंसी प्रीमियम अगर तुमको क्वेश्चन में दिखता है तो उस पर जीएसटी चार्ज कर देना, ठीक है। इधर देख, द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स कैनॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड एंड और बिल्डिंग। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स कैनॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड इन द बिल्डिंग एंड दस इट इज़ नॉट इन अ नेगेटिव लिस्ट एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टेनेंसी राइट्स ट्रांसफ़र करता हूँ किसी को भी, उस पर अगर मैंने कोई प्रीमियम चार्ज किया तो वो प्रीमियम पे जीएसटी लग जाएगा। यू कैनॉट सिंपली एस्केप सेइंग कि मैंने टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया मतलब मैंने लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया। नहीं, तूने लैंड एंड बिल्डिंग में जो राइट्स है ना वो राइट्स ट्रांसफर किए एंड दस इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आ गया। जॉइंट वेंचर एक बार देख लेना ऊपर से। ये जॉइंट वेंचर वाला पार्ट है ना, ये इंटर लेवल पे नहीं है, ये फाइनल लेवल पे ही है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये भी अगेन फाइनल लेवल पे है, एक बार देख लेना। देख, इतना याद रखना, जो तुम्हारा PSHC है वो तुम्हारा टैक्सेबल गुड्स में आता है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है ना वो तुम्हारा गुड्स के डेफिनेशन में आता है एंड दस अगर उसको ट्रांसफर करते हो फॉर एनी कंसिडरेशन तो वो कंसिडरेशन पे जीएसटी लगेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देख, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज है अभी देख, सबसे पहला एंट्री क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस पे सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है, देयरफॉर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वाइसा वर्सा है मतलब एम्प्लॉयर सर्विस दे रहा है तो जीएसटी लग जाएगा, अगर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो भी जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड देख, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल है यहाँ पे, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नहीं। ये अपन आरसीएम वाला जब चैप्टर करेंगे ना तो उसमें देखेंगे डिफरेंस क्या दोनों के बीच में, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट या ट्राइब्यूनल इंक्लूडिंग कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि अगर कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने कोई सर्विस दी है तो वो सर्विस पे जो भी फीस चार्ज किया वो फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट के कोई मेंबर्स है, ठीक है, वो सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगता। अगर कोई ड्यूटीज़ या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है, ठीक है, या गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बॉडी है, वो बॉडी में मैं एज अ चेयरपर्सन या एज अ मेंबर या एज अ डायरेक्टर कोई सर्विस दे रहा हूँ तो मेरी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बॉडी क्या होती है, तुम्हारी सेबी आ गई, IRDA आ गया, एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, डेथ रिलेटेड, फ्यूनरल हो गया, ब्यूरियल हो गया, क्रेमेटोरियम हो गया। भाई ऑलरेडी बंदा मर चुका है तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडीज तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड पे तो इन एनी केस जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, जब एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर COC और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। अगर पार्ट कंसिडरेशन भी पहले मिल गया ना तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर पैरा 5 क्लॉज B, ठीक है, ऑफ शेड्यूल 2। एक्शनेबल क्लेम अपन ने देखा है ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, इस पे बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट आया है पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8। अमेंडमेंट क्या बोलता है, मर्चेंट ट्रेडिंग आउट एंड आउट सप्लाई। मतलब क्या, मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक ऑर्डर आया लंदन से कि भाई उसको ये गुड्स चाहिए। मैंने क्या किया, दुबई में एक ट्रेडर है उसको ऑर्डर दिया, दुबई से गुड्स डायरेक्टली लंदन भिजवाए, बीच में मैंने कमीशन लिया, तो गुड्स इंडिया में आया क्या, नहीं, ठीक है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एक बार इसको ये पॉइंट वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट देख लेना, नीचे एक एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल पढ़ लेना। नेक्स्ट, वेयर हाउस गुड्स, ये 7th और 8th पॉइंट है ना, ये फाइनल वालों को एप्लीकेबल है तो फाइनल वाले एक बार इसको ध्यान से देख लेना। देख, 8th पॉइंट क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अगर कोई गुड्स मैंने वेयर हाउस में रखा है, वेयर हाउस में अपन गुड्स कब रखते हैं, विदाउट पेइंग ड्यूटी अंडर अ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड साइन करके बिना ड्यूटी पे किए मैं वेयर हाउस में रखता हूँ, ठीक है। मैंने वेयर हाउस में रखा, अगर मैंने
बिना होम कंजम्पशन, बिना बाहर सप्लाई किए किसी और को उस गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स अभी भी मेरे वेयर हाउस में पड़े हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। ठीक है, अगर कोई कंसाइनी है वो अपना जो टाइटल है, उसके पास जो गुड्स का टाइटल है वो टाइटल एंडोर्स करके अगर सप्लाई कर देता है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करना और ये पॉइंट और ये दोनों एग्जाम्पल एक बार देख लेना, तुमको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हें क्वेश्चन में 243G या 243W कहीं पे भी दिखता है तो ध्यान रखना उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई तुम्हारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई मतलब 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। जीएसटी रेट्स एज एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल रेट शैल अप्लाई। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई हो गया। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई में भी सेम है, 2 और मोर सप्लाईज आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बट नॉट नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो ज़बरदस्ती मैंने मिक्स करके सप्लाई किया है तो उस केस में जितना भी सप्लाईज जो मैंने मिक्स किया है उन सब में जो भी सप्लाई हाईएस्ट टैक्स रेट अट्रैक्ट करेगा वो पूरी की पूरी वैल्यू पे लग जाएगा। ठीक है, चल ठीक है, अपना ये लास्ट टॉपिक था ये चैप्टर का। इस चैप्टर में अभी और करने के लिए है नहीं। तो अपन ने क्या क्या देखा इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में? सेक्शन 7.1 क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स में सप्लाई का डेफिनेशन आ जाएगा, दैट इज बेसिक बिजनेस प्लस कंसिडरेशन। फिर आएगा तुम्हारा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, पर्सनल है या बिजनेस है दोनों भी चलेगा। थर्ड आता है तुम्हारा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटी है, बिजनेस एसेट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी, डिस्ट्रिक्ट पर्सन एंड लास्ट सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल एंड लास्ट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर 7 एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले ये तुम्हारी ट्रांसफर ऑफ राइट्स या ट्रांसफर ऑफ टाइटल, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड है। थर्ड जॉब वर्कर है। फोर्थ आ गया तुम्हारा बिजनेस एसेट रिलेटेड, उसके अंदर 3 पार्ट थे, परमानेंटली सेल ट्रांसफर, फिर या तो पुट टू प्राइवेट यूज़, या थर्ड बिजनेस पर्सन सीजीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। फिफ्थ अपन ने देखा था लिस्ट ऑफ सर्विसेज थी, जिसके अंदर सबसे पहला था रेंटिंग, दूसरा था कंस्ट्रक्शन, तीसरा आईपीआर, चौथा सॉफ्टवेयर रिलेटेड, पांचवा एनी एक्ट और छठा राइट्स। ठीक है, सिक्स्थ अपन ने देखा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एंड ये रेस्टोरेंट सर्विसेज जो अंडर कंपोजिट सप्लाई में आता है। सेवंथ अपन ने देखा था सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी AOP BOI टू मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर 8 एक्टिविटीज़ थी एट फाइनल लेवल, इंटर लेवल पे 6 एक्टिविटी है। ठीक है, चल इसी के साथ अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन RCM देखेंगे। If you guys have liked the video and if you think it's worth your time, तो do share it with your friends and let them go through it before their exams। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान बांटो। चलो गाइस, अच्छे से पढ़ना एंड हैव अ नाइस डे। आदियोस।